अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज को और उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं हम आज के लेक्चर में उन्हें कंप्लीट करेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो चलें, चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ और अपने न्यूमेरिकल्स का आगाज़ करते हैं। सेवन्थ न्यूमेरिकल हमारी एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है 10.7। सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर is used to view an object under a microscope. If the aperture of the objective is 0.90 centimeter, find the limiting angle of resolution using visible light of any wavelength. What is the maximum limit of resolution for this माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, बहुत सादा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। जो चीज़ें यहाँ पे गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन डेटा, जो डेटा हमें गिवन है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। और स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ और इसकी वैल्यू है 589 नैनोमीटर। और इसे हमने अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू 589 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो ये स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ वेवलेंथ ऑफ लाइट हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद कह रहे हैं इफ़ द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 0.9, तो अपर्चर भी गिवन है हमारे पास, वो भी लिख लेते हैं। अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव और इसे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं कैपिटल डी के साथ और इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.90 सेंटीमीटर। और अगर इसे भी मीटर में हमें कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.90 इंटू 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस वजह से ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी कन्वर्जन आ गई। अब ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन हैं, जो फाइंड आउट करना है आगे हम लोग वो लिख लेते हैं। टू फाइंड, हमें ये कैलकुलेशन करनी है ताकि हम लोग फाइंड आउट कर सकें। पहली चीज़, यूजिंग विजिबल लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ फाइंड द लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। पहली चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। और जो लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं अल्फ़ा मिनिमम के साथ। तो हमें अल्फ़ा मिनिमम पहले ये फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या है, यूजिंग विजिबल लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हमें ये फाइंड आउट करनी है, यानी अल्फ़ा मिनिमम की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो वो मैक्सिमम हमें दे रही होगी। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं आगे।
कैलकुलेशन में सबसे पहले हम जानते हैं वी नो दैट हमारे पास जो अल्फ़ा मिनिमम होता है इसका फॉर्मूला है अल्फ़ा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। अब स्टूडेंट्स इस केस में बड़ा आसान है हमें अल्फ़ा मिनिमम फाइंड आउट करना, क्योंकि जो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे हैं वो हमें दे दी गई हैं। लैम्डा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, डी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो अल्फ़ा मिनिमम जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1.22 और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा के साथ। लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 589 इंटू 10⁻⁻⁹ और इसे डिवाइड करेंगे डी के साथ जो कि वैल्यू है 0.90 इंटू 10⁻⁻²। तो जब इन्हें स्टूडेंट्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो कैलकुलेटर से 1.22 इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 589 इंटू 10⁻⁻⁹ के साथ और फिर इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 0.90 इंटू 10⁻⁻² के साथ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻⁵ और ये एंगल है और ये SI यूनिट में सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रेडियन के अंदर आएगा। तो अल्फ़ा मिनिमम की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 8.0 इंटू 10⁻⁻⁵ रेडियन। अब स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास पहला पार्ट। सेकंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें बताना है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, यानी अल्फ़ा मिनिमम फाइंड आउट करना है, लेकिन इस केस में कि हमें रेजोल्यूशन मैक्सिमम मिले। और जो लाइट हम लोगों ने यूज़ करनी है वो यहाँ पे बताई हुई है, यूजिंग विजिबल लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ। तो हम कोई भी वेवलेंथ की विजिबल लाइट यूज़ कर सकते हैं और हम मैक्सिमम रेजोल्यूशन लेने के लिए। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला मैं अलग से लिखता हूँ। जैसे हमें पता है कि ये जो अल्फ़ा मिनिमम है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स आपने इसके सोल्यूशन में इसे सॉल्व नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अल्फ़ा मिनिमम जो है हमारे पास वो 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी इसके बराबर है। और फिर हमें अगर इस चीज़ को सामने रखें और देखें तो जो अल्फ़ा मिनिमम है यहाँ पे उसका रिलेशन हमारे पास वेवलेंथ और अपर्चर दोनों के साथ नज़र आ रहा है। अल्फ़ा मिनिमम और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर अपर्चर हम लोग चेंज नहीं करते, सिर्फ लाइट को चेंज कर रहे हैं, तो अल्फ़ा मिनिमम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी हमारी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी हमारा अल्फ़ा मिनिमम भी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। और हमें ये भी पता है कि अल्फ़ा मिनिमम जितना ज़्यादा होता जाता है हमारी रेजोल्यूशन उतनी ही कम होती जाती है। हमारी रेजोल्यूशन का इन्वर्स रिलेशन होता है अल्फ़ा मिनिमम के साथ। अब स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं कि हम रेजोल्यूशन को किसी तरह से मैक्सिमाइज़ कर दें तो वो उस वक्त पॉसिबल होगा जब हम किसी तरह से अल्फ़ा मिनिमम को मिनिमाइज़ कर दें। और अल्फ़ा मिनिमम उस वक्त मिनिमाइज़ होगा जब लैम्डा मिनिमाइज़ हो गया होगा। तो इसका मतलब है अगर हम मैक्सिमम रेजोल्यूशन हासिल करना चाहते हैं तो हमें अल्फ़ा को मिनिमम करना है। और अल्फ़ा मिनिमम उस वक्त होगा जब हमारा लैम्डा मिनिमम होगा। और विजिबल लाइट के केस में हमारे पास जो मिनिमम वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर होती है, जो कि वायलेट लाइट के लिए होती है। तो फिर इसका मतलब है हमें विजिबल लाइट में वायलेट लाइट को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फिर इस चीज़ को, फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ resolution
for maximum limit of resolution alpha minimum should be minimum, अल्फा की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी एंड it will be for violet light in visible range। और फिर इसका मतलब है हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू इस केस में आएगी हम उसे लैम्डा प्राइम का नाम दे देते हैं और वो जो वैल्यू है वो होगी 400 नैनोमीटर। यानी हमने विजिबल लाइट में से वो वाली लाइट ले ली जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है और सबसे कम जो है 400 नैनोमीटर होती है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 400 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो स्टूडेंट्स अब हम अल्फ़ा मिनिमम फाइंड आउट करेंगे इस वेवलेंथ के लिए। तो हम लोग फॉर्मूले को दोबारा लिख लेते हैं। नाउ द फॉर्मूला विल बी अल्फ़ा मिनिमम और हमने इसे अल्फ़ा प्राइम का नाम दिया हुआ है। ये किसके बराबर होगा? ये उसी के बराबर होगा 1.22 लैम्डा प्राइम डिवाइडेड बाय डी। इसमें स्टूडेंट्स हम लोगों ने डी के साथ प्राइम नहीं लगाया क्योंकि इसे हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, अपर्चर चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग लाइट चेंज कर रहे हैं। तो वैल्यूज़ हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो अल्फ़ा मिनिमम हमारे पास आएगा 1.22 लैम्डा प्राइम और लैम्डा प्राइम की जो यहाँ पे वैल्यू है वो हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 400 इंटू 10⁻⁹ और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे डी के ऊपर और डी की वैल्यू जो है हमारे पास है 0.90 इंटू 10⁻⁻2। और फिर स्टूडेंट्स जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग 1.22 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 इंटू 10⁻⁹ और डिवाइड करेंगे 0.90 इंटू 10⁻⁻2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा मिनिमम। अगर हम विजिबल लाइट को यूज़ करते हुए अपनी रेजोल्यूशन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो फिर ये एंगल हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट हमारे सामने लिखी हुई है। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 5 consists of two thin lenses 24 centimeter apart. Find the focal length of the lenses। हमें lenses की focal length find out करनी है। बहुत छोटी सी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम लोग डेटा लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले। गिवन डेटा पहले जो हमें चीज़ बताई गई है वो बताई गई है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन बता दी गई है हमें कितनी है वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन जिसे हम लोग m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारे पास 5। दूसरी चीज़ जो हमें बताई गई है वो है सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज। Separation between the lenses और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं कैपिटल L के साथ। ये हमें बता दी गई है ये है 24 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। टू फाइंड
हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है दोनों लेंसेज की। टू फाइंड फोकल लेंथ of objective and eyepiece। यानी हमें फाइंड आउट करनी है FO और FE, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी तरफ चलते हैं कैलकुलेशंस में। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें अपने एक नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सामने यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। हम लोग को पता है कि एक नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो लेंसेज से मिलके बनी होती है। जैसे यहाँ पे इस वक्त ये मैंने आपके सामने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में हम एक लेंस यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा एक लेंस है जो यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया। और हमें पता है कि ये किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को के लिए यूज़ होता है जो ऑब्जेक्ट काफ़ी फासले पे मौजूद हो, और वहाँ से जो रेज़ ऑफ लाइट आती हैं वो पैरेलल होती हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये पैरेलल रेज़ ऑफ लाइट हमारे लेंस तक पहुँचती हैं और फिर लेंस इनको एक पॉइंट पे फोकस करके इनका एक इमेज क्रिएट कर देता है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो इमेज है वो इस जगह पे बन रहा है, और ये जो इमेज हमारा यहाँ पे बनता है हम इसमें एक और लेंस को शामिल करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए। और वो जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ रिलेटिवली कम होती है, और हम इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास ये जो इमेज है वो एग्जैक्टली हमारे इस अगले वाले लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर आ जाए, और फिर हमारे पास जो इसका इमेज बनता है वो इन्फिनिटी के ऊपर बनता है कि यहाँ से फिर अगर रेज ऑफ लाइट पास करती हैं तो वो पास करने के बाद पैरेलल रेज की फॉर्म में चली जाती हैं, और हमारे पास जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बन जाता है। अब इसमें जो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है ये हमें क्यों समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फासला है, यानी हमारे इमेज ने जो हमारे लेंस के साथ डिस्टेंस बनाया है वो डिस्टेंस इसकी फोकल लेंथ के बराबर होता है। यानी ये FO है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। और इसी तरह से क्योंकि हम लोगों ने इसको रखा ही उस जगह पे है कि ये हमारे दूसरे वाले आईपीस की लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर आए, तो ये FE के बराबर हो जाता है। तो अगर हम इन दोनों लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस की बात करें, जिसे हम लोग कैपिटल L के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, ये इक्वल होती है FO प्लस FE के। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप की बात हो तो उसके अंदर हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज दोनों लेंसेज की इंडिविजुअल फोकल लेंथ्स के सम के इक्वल होती है। तो ये रिलेशन हमें यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिर हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग मैग्नीफिकेशन और इस फॉर्मूले को इकट्ठा यूज़ करेंगे। वी नो दैट सबसे पहले तो हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। हमें पता है जो मैग्नीफिकेशन है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की वो FO डिवाइडेड बाय FE इसके बराबर होती है। अब स्टूडेंट्स अगर इसमें हम लोग देखें तो हमें m की वैल्यू पता है, तो हम m की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीफिकेशन हमारी हो रही है 5 टाइम्स। तो m की जगह हम लोग लगा देंगे 5 और ये इक्वल आ जाएगा FO डिवाइडेड बाय FE। और ये जो FE यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो रीअरेंज करने से हमारे पास FO की वैल्यू आ जाती है 5 टाइम्स ऑफ FE, और इसे हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का।
अब स्टूडेंट्स जो हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की थी उसको यहाँ पे रेफरेंस बना के मेंशन करेंगे, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट हम लोग जानते हैं कि L इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई इसके बराबर होता है। हम इसे नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें हमें एक और चीज़ भी गिवन है, हमें L की वैल्यू गिवन है, तो अगर L की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा 24, ये L की वैल्यू है। और साथ ही साथ हम एफ ओ की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम एफ ओ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एफ ई प्लस ये जो आगे वाला एफ ई था हमने इसी तरह से लिखा रहा, तो ये हमारे पास बन गया 24 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 एफ ई। और फिर 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास एफ ई कुछ ऐसे आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से एफ ई की वैल्यू मिल गई जो कि है 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा एक हिस्सा तो कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे हमारे आईपीस की। लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करनी हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं कि ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, कुछ इस तरह से पुट वैल्यू ऑफ एफ ई इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन कुछ ऐसे आ जाएगा, एफ ओ इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एफ ई जो कि है हमारे पास 4। तो 5 और 4 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फोकल लेंथ आ गई हमारे ऑब्जेक्टिव की। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए कि जिसमें 2 वेरिएबल्स मौजूद हों और उन 2 वेरिएबल्स को आपने सॉल्व करना हो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद ना हो, तो अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें 2 इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे भी किया। एक हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो जितने वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं नॉर्मली हमें उतनी ही इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें 2 वेरिएबल्स थे तो हमने 2 इक्वेशंस बना के उन्हें सॉल्व कर लिया जिसमें वो दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा स्टूडेंट्स 10.9। स्टेटमेंट हमारे सामने लिखी है, ग्लास लाइट पाइप इन एयर विल टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट अ लाइट रे इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एट लीस्ट 39 degrees. What is the minimum angle for total internal reflection if the pipe is in water? अगर पाइप वाटर में होगा तो क्या होगा? The refractive index of water is 1.33. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले वो डेटा लिख लेते हैं जो यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन डेटा। तो स्टूडेंट्स जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले क्या है, वो है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ये उस वक्त क्रिटिकल एंगल हमें दिया गया है जब हमारे पास जो इंटरफेस बन रहा है वो ग्लास और एयर का बन रहा है। क्रिटिकल एंगल थीटा सी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये है हमारे पास इस वक्त 39 डिग्रीज। और स्टूडेंट्स ये किसके लिए है ये भी हमें यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। ये है हमारे पास ग्लास
एयर बाउंड्री के लिए। ग्लास एयर बाउंड्री। दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वो भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N2 के साथ, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.33। क्या फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। टू फाइंड, हमें जो ये कैलकुलेशंस करनी है ये करनी है टू फाइंड आउट। पहली चीज़ तो जो हमें फाइंड आउट करनी है वो क्रिटिकल एंगल है थीटा सी, लेकिन ये थीटा सी हम थीटा सी प्राइम कह देते हैं। और ये हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लास वाटर बाउंड्री के लिए। और इसकी सपोर्टिंग दूसरी चीज़ भी हमें फाइंड आउट करनी है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, जिसके बगैर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं और इसे समझते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह से हमें कहा जा रहा है, लेट्स सपोज कंसीडर करें कि यहाँ पे ये हमारे पास एक ग्लास का बना हुआ पाइप है, और इस ग्लास के बने हुए पाइप को हम लोगों ने रखा हुआ है एयर के अंदर, यानी बाहर हमारे पास यहाँ पे एयर है और ये ग्लास का पाइप है। तो ग्लास और एयर अगर हमारे पास मौजूद होगी तो जाहिर सी बात है कि इनके दरमियान एक बाउंड्री बन जाएगी जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अब स्टूडेंट्स वो इस तरह से है कि लेट्स सपोज यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आती है और वो इस ग्लास और एयर की बाउंड्री के ऊपर फॉल करती है, और फिर ये फॉल करने के बाद ये जो नॉर्मल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इसके साथ 90 का एंगल बनाते हुए आगे की तरफ चली जाती है। अब इसका मतलब है जब ये 90 का एंगल बना के यहाँ से नॉर्मल के साथ आगे की तरफ जा रही होगी, तो ये जिस एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट हुई थी वो एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाएगा हमारे पास। इसे हम लोग नाम दे सकते हैं थीटा सी का, ये हमारा क्रिटिकल एंगल होगा। अब अगर हम ग्लास के जो यहाँ पे मौजूद है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n के साथ रिप्रेजेंट कर दें, और ये जो एयर हमारे पास बाहर नज़र आ रही है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 के साथ रिप्रेजेंट कर दें, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था स्नेल्स लॉ, तो वो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। जो स्नेल्स लॉ है वो हमें बताता है क्या चीज़, वो हमें बताता है कि जो प्रोडक्ट होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो इक्वल होती है, यानी n1 साइन थीटा 1 ये हमेशा बराबर होगा n2 साइन थीटा 2 के। अब इस केस को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारा n1 है वो ग्लास के n के लिए यूज़ हो रहा है, और जो n2 है वो एयर के लिए यूज़ हो रहा है जिसे हमने n1 का नाम दिया हुआ है, और जो थीटा 1 है वो थीटा सी है, और जो थीटा 2 है वो 90 डिग्री है। तो हम इस केस में अपने इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। फॉर दिस स्पेसिफिक केस वी कैन से दैट n साइन थीटा सी इज इक्वल टू n1 साइन 90 डिग्रीज। और स्टूडेंट्स एक चीज़ हमें और भी याद होनी चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है वो हमेशा 1 होता है। ये क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो हमें इसको याद रखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी नो दैट
the refractive index of air is 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, यानी यहाँ पे हमने उसे N1 का नाम दिया और N1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 होगी। तो स्टूडेंट्स फिर हमारी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं n, और साथ में हम लोग लिखते हैं साइन थीटा सी, और थीटा सी की वैल्यू है हमारे पास 39 डिग्रीज, और ये किसके बराबर है n2। और जो n2 है यहाँ पे हमारे पास इस केस में उसे हमने n1 कहा हुआ था, और n1 यहाँ पे यूज़ हो रहा है एयर के लिए, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 1। तो वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 90 डिग्रीज के साथ। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हमारे पास जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, 1 इसी तरह से लिखा रहा, और साइन 90, और साइन 90 भी हमें पता है कि वो 1 के इक्वल होता है, और ये दोनों जो हैं हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे साइन 39 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें n की वैल्यू मिल जाती है, और इस केस में जो हमारे पास n की वैल्यू आ रही है वो है 1.59। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमसे पूछा गया। पूछा क्या गया है कि ये जो ग्लास हमारे पास यहाँ पे मौजूद था जिसे हमने एयर में रखा हुआ था, हम इस ग्लास को उठाते हैं और ग्लास को उठाने के बाद वाटर के अंदर प्लेस कर देते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर वाटर है, और हमारे पास जो पाइप यहाँ पे मौजूद था, ये जो पाइप है इसको इस तरह से हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पे वाटर के अंदर। अब जब वाटर के अंदर ये पाइप आ जाएगा तो इस केस में अब हमारे पास जब लाइट आएगी तो जो इंटरफेस हमें यहाँ पे मिल रहा है वो ग्लास और वाटर का इंटरफेस मिल रहा है। ये हमारे पास वाटर है और ये ग्लास है, तो जब लाइट यहाँ पे आएगी तो फिर वो जिस बाउंड्री से टकराएगी वो वाटर और ग्लास की बाउंड्री होगी। तो इस केस में हम स्नेल्स लॉ दोबारा से यहाँ पे लगाएंगे। तो हम लिखते हैं फॉर ग्लास वाटर बाउंड्री। अब इस केस में हमें पता है जो हमारे पास ग्लास है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने n के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ पे जो हमारे पास एंगल होगा उस एंगल को हम लोग थीटा कह लेते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो बाहर वाटर है, अब जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे उसे हम लोगों को नाम देना चाहिए n2 का, और यहाँ पे जो थीटा होगा हम उसे भी थीटा 2 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास जो स्नेल्स लॉ है अगर हम उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अब n और थीटा 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, n साइन थीटा इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, थीटा सी। अगर क्रिटिकल एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं n साइन थीटा सी, और स्टूडेंट्स n2, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा हमें पता है फिर वो 90 डिग्रीज हो जाना चाहिए। तो फिर स्टूडेंट्स अगर हमें यहाँ पे साइन थीटा सी फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू n साइन 90, और इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे ये n से जो इस तरफ पड़ा हुआ था
यहाँ पे ये जो राइट साइड पे हमारे पास है ये N2 है, क्योंकि हम ये वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास N2 लिखा होना चाहिए। तो हम लोग इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, एक दफ़ा फिर हम लिख लेते हैं, साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2, और साइन 90 जो है हमारे पास वो 1 होता है डिवाइडेड बाय N। तो हम इन वैल्यूज़ को अब सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो साइन थीटा सी जो हमारे पास आएगा, N2 की वैल्यू हमें गिवन है 1.33, और N की वैल्यू भी हमें गिवन, हमने फाइंड आउट कर ली है, जो कि है 1.5 और 9। तो स्टूडेंट्स फिर हम इस रेशो को निकाल सकते हैं, और थीटा साइन के इन्वर्स से हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इस केस में अगर 1.33 और 1.59 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.84। तो थीटा जो हमारे पास आ रहा है वह साइन इनवर्स 0.84। और फिर स्टूडेंट्स हम जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लोग इस जगह पे अलग से लिख लेते हैं, और ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती है थीटा की, आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन, वो हमारे पास आ जाती है थीटा सी इस केस में 57 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स इस थीटा सी को अब हम लोग, क्योंकि ये वाटर और ग्लास की इंटरफेस के लिए है, तो हम इसे फिर थीटा सी प्राइम कह देते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट होगा उससे जो ग्लास और एयर की बाउंड्री के लिए था। तो स्टूडेंट्स हमने 2 दफ़ा स्नेल्स लॉ यूज़ किया, एक दफ़ा हम लोगों ने ग्लास एयर बाउंड्री के लिए यूज़ किया ताकि हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकें, और फिर हमने ग्लास और वाटर के इंटरफेस में वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया हुआ था उससे यूज़ करते हुए क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट किया, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 57 डिग्रीज आ गई। स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10.10। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स of the core and cladding of an optical fiber are 1.6 and 1.4 respectively. Calculate the critical angle for the interface किसके लिए, and the maximum angle of incidence in air of a ray which enters the fiber and is incident at the critical angle on the interface. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहले हम इसका डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा जो डेटा गिवन है स्टूडेंट्स वो क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। तो हम लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, इसे स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं N1 का, और इसकी वैल्यू है 1.6, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग जिसे हम नाम दे देते हैं N2 का, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.4। और फिर लिखते हैं हमें जो फाइंड आउट करना है, दो चीज़ें स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करनी है, क्रिटिकल एंगल फॉर कोर क्लैडिंग इंटरफेस। पहली चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है क्रिटिकल एंगल फॉर कोर क्लैडिंग इंटरफेस, इसे हम लोग थीटा सी का नाम दे देते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैक्सिमम एंगल ऑफ
इंसिडेंस, जिसे हम लोग थीटा प्राइम का नाम दे देते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर का थोड़ा सा हमें यहाँ पे रिव्यू पता होना चाहिए। हमने देखा था कि एक ऑप्टिकल फाइबर जो हमारे पास होता है उसके सेंटर में कोर होता है, जैसे यहाँ पे इसमें हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये कोर है। और इस कोर के बाहर हमारे पास एक और लेयर होती है जो कि क्लैडिंग होती है, यानी इसके बाहर यहाँ पे हम देखें तो एक कवरिंग और है जिसने इसको हर डायरेक्शन से कवर किया हुआ है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बाहर क्लैडिंग मौजूद होती है। अब हमें क्या बताया गया है, इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जिसे हम लोगों ने N1 का नाम दे दिया, और इस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जिसे हम लोगों ने N2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स, हमें अगर यहाँ पे किसी लाइट को फॉल कराना है और हम चाहें कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करे, तो लाइट यहाँ से आएगी, इस जगह पे टकराएगी, और टकराने के बाद अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो वापस अंदर आ जाएगी, और अगर क्रिटिकल एंगल की बात करें तो वो 90 डिग्रीज पे बिल्कुल सीधा आगे की तरफ चली जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब कैलकुलेशंस में अगर हम लोग चलें तो जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, हम बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जो है हमारे पास, वो बताता है कि N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। तो इस वक्त स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं कोर क्लैडिंग इंटरफेस की। कोर क्लैडिंग इंटरफेस। तो स्टूडेंट्स, अगर कोर क्लैडिंग इंटरफेस की हम लोग बात करें तो इस केस में हमारे पास कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका कोर का एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्लैडिंग का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो इस केस में हमारे पास जो N1 की वैल्यू है वो 1.6 आती है, और जो N2 की वैल्यू है वो 1.4 आती है, और जो थीटा 1 है हमारे पास, वो थीटा 1 इस वक्त हमारे पास क्रिटिकल एंगल बन जाता है जिसे हम थीटा C कहते हैं, और जो थीटा 2 है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स 90 डिग्रीज बन जाता है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बात जो हो रही है वो क्रिटिकल एंगल की बात हो रही है। तो अगर ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास आता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा C इज इक्वल टू N2, जो स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे 1.4, और मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा 2, और साइन थीटा 2 है हमारे पास 90 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन हो तो यहाँ पे हम साइन थीटा C अगर फाइंड आउट करना चाहें तो 1.4 इंटू साइन 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1.6, कुछ इस तरह का रिलेशन हमारे पास बन जाता है। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा C हमारे पास राइट साइड के सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमारे पास इस केस में आता है स्टूडेंट्स, वो आता है 0.875। 0.875, और फिर स्टूडेंट्स यहाँ से ही हम लोग अगर थीटा C फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 0.875, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 61 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स, ये 61 डिग्रीज वो क्रिटिकल एंगल है जिस एंगल पे हमारी लाइट को इंसिडेंट होना चाहिए
अगर हम लोग उसे रिफ्रैक्ट नहीं करवाना चाहते, इससे बड़ा एंगल होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है कि हमने ये तो वो एंगल फाइंड आउट कर लिया जो इस वक्त क्रिटिकल एंगल है, लेकिन अगर बाहर से लाइट अंदर आती है, यानी बाहर एयर मौजूद है यहाँ पे सारी, और लाइट जो है हमने एयर से ही इसके अंदर भिजवानी है, तो अगर एयर से लाइट इसके अंदर जाती है तो यहाँ पे भी तो एयर और ग्लास का एक इंटरफेस है, और अगर उसकी बात करें तो हमें वहाँ पे भी देखना होगा कि लाइट किस एंगल पे अंदर भेजें ताकि वो जब यहाँ तक पहुँचे तो वो 65 से ज़्यादा एंगल पे जा चुकी हो। तो इसको हम कहेंगे मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें फिर ये फाइंड आउट करना होगा कि वो क्या बनता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम अपने बोर्ड को इरेज करते हैं और इस फिगर को ज़रा डिटेल में बना के साथ में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, अब इसके अंदर लेट्स सपोज हमारे पास ये है जी हमारा ऑप्टिकल फाइबर, और इस ऑप्टिकल फाइबर में ये जो हमें नज़र आ रहा है ये इसका वो इंटरफेस है जहाँ से लाइट ने एंटर होना है। अब अगर हम एक रे ऑफ लाइट लेते हैं स्टूडेंट्स और हम उस रे ऑफ लाइट को इसके अंदर एंटर कराते हैं एक ख़ास एंगल पे, तो स्टूडेंट्स ये अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो ये नॉर्मल लाइन है, यहाँ से हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो आएगी आगे और उसका एंगल चेंज हो जाएगा। अब इस जगह पे ये हमारे पास एक और इंटरफेस है, ये जो इस वक्त हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये है हमारा एयर और ग्लास का इंटरफेस। और हमने जैसे अभी पिछली फिगर में देखा था कि इसके ऊपर यहाँ पे ये क्लैडिंग भी मौजूद है, तो ये जो रीजन हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास कोर और क्लैडिंग इन दोनों का इंटरफेस है। और हमने देखा कि यहाँ पे इस जगह पे जो एंगल है हमारे पास वो 61 डिग्रीज होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, इससे छोटे एंगल पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे इस चीज़ को देखना है, अगर हम इस एंगल की बात इस कर रहे हैं ये 61 है, तो स्टूडेंट्स ये वाला एंगल हमारे पास ये जो यहाँ पे मौजूद है इसकी वैल्यू क्या होगी हमें ये भी फाइंड आउट करनी चाहिए। अब अगर हम इसको फिगर में देखें तो ये जो टोटल एंगल हमें यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है ये तो 90 डिग्रीज है, तो अगर हमें ये दूसरा एंगल फाइंड आउट करना हो तो 90 में से अगर हम लोग 61 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये एंगल मिल जाता है, और इस एंगल को हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं θ2 प्राइम। तो फ्रॉम द फिगर हम लोग ये कह सकते हैं कि θ2 प्राइम ये किसके बराबर है, ये इक्वल है 90 डिग्रीज माइनस 61 डिग्रीज। और स्टूडेंट्स जो इसका आंसर हमारे पास आता है इस केस में वो आ जाता है 29 डिग्रीज। तो ये एंगल इस वक्त हमारे पास है यहाँ पे 29 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स एयर और फिर कोर के इंटरफेस को हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। नाउ स्नेल्स लॉ कैन बी अप्लाइड फॉर एयर एंड कोर इंटरफेस। तो उसके लिए फिर हम जो इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स वो लिखेंगे n1 साइन θ1 प्राइम इज इक्वल टू n2 और साथ में लिखेंगे साइन θ2 और इसका प्राइम, ये जो दूसरे वाला एंगल हम लोगों ने अब यहाँ पे ले लिया। तो स्टूडेंट्स अगर वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो n1 जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये हमारे पास एयर के लिए है, और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पहले भी कहा था कि इसे ज़ुबानी याद रखना, इसकी वैल्यू 1 होती है। और साइन θ1 प्राइम ये तो हमें फाइंड आउट करना है इसलिए इसको इसी तरह से लिख लेते हैं। और जो n2 है स्टूडेंट्स ये तो हमें पता है ये कोर के लिए है और इसकी वैल्यू 1.6 है, और एंगल अब हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं साइन 29 डिग्रीज। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग साइन θ1 प्राइम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 के साथ और हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है 0.776।
और फिर यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें थीटा 1 प्राइम, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा साइन इनवर्स 0.776 और साइन इनवर्स के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे वो थीटा 1 प्राइम, वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 51 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स ये वो एंगल है जिस एंगल पे हमारी लाइट को क्रिटिकल एंगल अटेन करने के लिए एयर और कोर की क्लैडिंग पे फॉल करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया, यकीनन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।